दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 40 से अधिक आसाम राज्य से जुड़े क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करेंगे। অসমৰ ল'ৰা হিচাপে অসমৰ কথা দেশ বিদেশত জনাবলৈ আৰু ভাৰতৰ সকলোখিনি লোকক শিক্ষা प्रदान কৰাৰ বাবে মোৰ সকলো ক্লাस हिंदी হয়। आशा करूँ আপোনালোকে हिंदी बुझी पाबो। अगर आप हमारे साथ खुद को अपडेट रखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर इसे सब्सक्राइब और एफबी पर इसे फॉलो कीजिए। हाय, मैं हूं सुप्रियो और आप देख रहे हैं स्टडी टू क्रैक 247। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का पहला क्वेश्चन, व्हेन वाज द आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड? असम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? इसका ऑप्शन है ए 1959, बी 1969, सी 1979 या डी 1989। इसे आप गेस कीजिए और इसका सही आंसर है बी 1969। दोस्तों साथ ही साथ इस क्वेश्चन से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद करके रखिए, एग्जाम में काम आएगा। जैसे आसाम में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1 अप्रैल 1969 जोरहाट में हुई। कहाँ पर हुई? जोरहाट में हुई। डॉक्टर एस.आर. बरुआ जो फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चरल थे, जिन्हें इस कृषि विश्वविद्यालय में प्रथम वाइस चांसलर बनाया गया। तो अगर एग्जाम में पूछे असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के प्रथम वाइस चांसलर कौन थे, तो इसका आंसर होगा डॉक्टर एस.आर. बरुआ। जीबी पेंट यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। दोस्तों अगर एग्जाम में पूछे भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है, तो इसका आंसर है होगा जीबी पेंट यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। साथ ही आप जान लीजिए कि चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जिसे हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है, एशिया के सबसे बड़े कृषि विश्वविद्यालय में से एक है, जो भारत के हरियाणा राज्य के हिसार में स्थित है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो रिपीटेडली एग्जाम में पूछता है कि भारत में कृषि के पिता किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर है भारत में कृषि के पिता डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ असम ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज? ब्रिटिश राज के दौरान असम की राजधानी क्या थी? और इसका ऑप्शन है ए दिसपुर, बी ढाका, सी शिलोंग या डी कोलकाता कैलकाटा। इसे आप गेस कीजिए और इसका सही आंसर है सी शिलोंग। साथ ही साथ आप ये याद कर लीजिए कि सन 1874 से पहले आसाम प्रांत बंगाल से जुड़ा था। आसाम क्षेत्र को पहली बार 1874 में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर नॉन रेगुलेशन प्रोविंस के रूप में बंगाल से अलग किया गया था। आसाम प्रांत ब्रिटिश भारत का एक प्रांत था, जिसे 1912 में पूर्व बंगाल और आसाम प्रांत के विभाजन द्वारा बनाया गया था और इसकी राजधानी शिलोंग में थी। नेक्स्ट, Who was the first editor of Assamese magazine जोनाकी? असमिया पत्रिका जोनाकी के पहले संपादक कौन थे? तो इसका ऑप्शन है ए चंद्र कुमार अग्रवाला, बी ज्योति प्रसाद अग्रवाला, सी लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ या डी नॉन ऑफ द एबव। और इसे आप गेस कीजिए। इसका सही आंसर है ए चंद्र कुमार अग्रवाला। साथ ही साथ आप याद रखिए कि जोनाकी 1889 में कोलकाता से प्रकाशित एक असमिया भाषा की पत्रिका थी। अरुणोदय 1846 में शिवसागर असम से मासिक रूप से प्रकाशित होने वाली पहली असमिया भाषा की पत्रिका थी। तो एग्जाम में अगर पूछे कि आसाम से मासिक रूप से प्रकाशित होने वाली पहली असमिया भाषा की पत्रिका कौन सी है, तो इसका आंसर होगा अरुणोदय। और अगर एग्जाम में पूछे अरुणोदय पहले कब प्रकाशित हुई थी, इसका आंसर होगा 1846। और अगर इसका स्थान पूछे कहाँ से प्रकाशित हुई थी, तो इसका आंसर होगा शिवसागर। इन which year सुकफा established अहोम किंगडम इन चौराइदेव? सुकफा ने किस वर्ष में चौराइदेव में अहोम साम्राज्य की स्थापना की थी? इसका ऑप्शन है ए 1250, बी 1251, सी 1252 या डी 1253। इसे आप गेस कीजिए और इसका सही आंसर है डी 1252। अहोम साम्राज्य की स्थापना 1228 में हुई थी, जब एक ताई राजकुमार सुकफा ने मोंगमाओ से उबड़ खाबड़ पटकाई पर्वत श्रृंखला को पार करके ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रवेश किया था। अंत में 1253 में उन्होंने वर्तमान शिवसागर शहर के पास चौराइदेव में अपनी राजधानी बनाई। इसके बाद अहोम साम्राज्य की राजधानी कई बार बदली, लेकिन चौराइदेव अहोम शासन का प्रतीकात्मक केंद्र बना रहा। तो अगर एग्जाम में पूछे किसने अहोम साम्राज्य की स्थापना असम में की थी, तो इसका आंसर होगा सुकफा ने अहोम साम्राज्य की स्थापना की थी। Which is the oldest oil refinery in India? भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कौन सी है? इसका ऑप्शन है ए जामनगर,
बी गुवाहाटी, सी डिगबॉय या डी कोलकाता? इसे आप गेस कीजिए। और इसका सही आंसर है सी डिगबॉय असम। डिगबॉय रिफाइनरी 11 दिसंबर 1901 को चालू हुई। भारत की सबसे पुरानी ऑपरेटिंग रिफाइनरी है और दुनिया की सबसे पुरानी ऑपरेटिंग रिफाइनरी में से एक है। विश्व की सबसे पुरानी रिफाइनरी कौन सी है अगर एग्जाम में पूछे तो इसका आंसर होगा जामनगर रिफाइनरी। जामनगर रिफाइनरी भारत के जामनगर गुजरात में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के कच्चे तेल की एक रिफाइनरी है। तो जामनगर रिफाइनरी का मालिक कौन है? रिलायंस इंडस्ट्री। और ये कहाँ पर है? ये गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट, हु इज ऑल्सो नोन एज द लायन मैन ऑफ असम? असम में लायन मैन किसे कहा जाता है? इसका ऑप्शन है ए विष्णु प्रसाद राभा, बी राधा गोविंद बरुआ, सी वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य या डी नॉन ऑफ द एबोव? इसे आप गेस कीजिए। इसका सही आंसर है बी राधा गोविंद बरुआ। डिब्रूगढ़ के एक उद्यमी व्यक्ति राधा गोविंद बरुआ ने सबसे पहले एक अंग्रेजी दैनिक शुरू करने का विचार किया। वे आसाम ट्रिब्यून के संपादक थे। तो एग्जाम में पूछा अगर कि आसाम ट्रिब्यून के पहले संपादक कौन थे, तो इसका आंसर होगा राधा गोविंद बरुआ। 2000 में बरुआ को एक डाक टिकट से सम्मानित किया गया जो ग्रेट लीडर्स सोशल एंड पॉलिटिकल की एक श्रृंखला का हिस्सा था। The War of Saraighat was fought between Ahom and Mughal in year. सरायघाट की युद्ध आहोम और मुगल के बीच किस वर्ष लड़ी गई थी? इसका ऑप्शन है 1671, बी 1672, सी 1673 या डी 1674? इसे आप गेस कीजिए। और इसका सही आंसर है ए 1671। सरायघाट की लड़ाई 1671 में मुगल साम्राज्य और आहम साम्राज्य के बीच सरायघाट के पास ब्रह्मपुत्र नदी पर लड़ी गई एक नौसैनिक लड़ाई थी। तो अगर एग्जाम में पूछे सरायघाट की लड़ाई किसके बीच थी, तो इसका आंसर होगा मुगल साम्राज्य और आहम साम्राज्य के बीच। सरायघाट की लड़ाई एक साल बाद 1672 में अहोम सेनानायक लाचित बरफुकन की प्राकृतिक कारणों से मौत हो गई। अगर आपको लाचित बरफुकन के बारे में डिटेल से जानना है तो इसका लिंक मैं ऊपर आई बटन पर दे दूंगा, जिसे आप देख लीजिएगा। कनकलता बरुआ बिकेम ए मार्टर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल मूवमेंट? कनकलता बरुआ निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आंदोलन में शहीद हुई? इसका ऑप्शन है ए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, बी क्विट इंडिया मूवमेंट, सी मूवमेंट अगेंस्ट पार्टीशन या डी नॉन ऑफ द अबव? इसे आप गेस कीजिए। और इसका सही आंसर है बी क्विट इंडिया मूवमेंट। कनकलता, जिन्हें बीरवाला के नाम से भी जाना है जाता है, एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता थी। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राष्ट्रध्वज वाले जुलूस का नेतृत्व करते हुए ब्रिटिश राज की भारतीय स्पेशल पुलिस द्वारा 17 साल की उम्र में उन्हें गोली मार दी गई थी। और जो राष्ट्रीय ध्वज वे अपने साथ ले गई थी, जिसे मुकुंद काकती ने उठा लिया, उन्हें भी गोली मार दी गई थी। इसके बाद हुई पुलिस कार्रवाई में दोनों की मौत हुई। तो कनकलता बरुआ को और क्या नाम से जाना जाता है अगर एग्जाम में पूछे तो इसका आंसर होगा पीरवाला नाम। नेक्स्ट, व्हिच इज द लॉन्गेस्ट ब्रिज इन इंडिया? भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है? इसका ऑप्शन है ए बोगीबिल ब्रिज, बी कोलिया भोमोरा सेतु, सी सरायघाट ब्रिज या डी धोला शोडिया ब्रिज? इसे आप गेस कीजिए। और इसका सही आंसर है डी धोला शोदिया ब्रिज। धोला शोदिया पुल को भूपेन हजारिका सेतु के नाम से भी जाना जाता है। धोला शोदिया पुल शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र के ऊपर है, जो पानी के ऊपर भारत का सबसे लंबा पुल बन गया है। 9.15 किलोमीटर लंबा पुल असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सन 2020 में किया था। ये असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच की दूरी 165 किलोमीटर कम कर देता है और यात्रा का समय 5 घंटा कम कर देता है। तो इस लेक्चर के दौरान हमें क्या जानने को मिलता है कि धोला शोदिया ब्रिज को डॉक्टर भूपेन हजारिका सेतु के नाम से भी जाना जाता है। और अगर एग्जाम में पूछे इसकी लंबाई कितनी है तो इसका आंसर होगा 9.15 किलोमीटर। नेक्स्ट, महात्मा गांधी फर्स्ट विजिट असम इन द ईयर? महात्मा गांधी ने पहली बार असम का दौरा किस वर्ष में किया था? तो इसका ऑप्शन है ए 1919, बी 1921 या सी 1925 या डी 1945? इसे आप गेस कीजिए।
और इसका सही आंसर है बी 1921। अगस्त 1921 में महात्मा गांधी की असम की पहली यात्रा असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि में हुई। अगर एग्जाम में पूछे कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कितनी बार असम की दौरा किया तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 4 बार असम का दौरा किया। महात्मा गांधी की पहली यात्रा वर्ष 1921 में हुई थी। असम में असहयोग संदेश का प्रचार करने के लिए असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आमंत्रण किया गया था। गांधी की दूसरी असम यात्रा 1926 में हुई थी। उन्होंने गुवाहाटी के पांडु में आयोजित 41 कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया और तीसरी यात्रा 1934 में हुई। महात्मा गांधी की चौथी बार यात्रा 1976 के दौरान हुआ। उस यात्रा में उन्होंने कस्तूरबा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट और ग्राम सेवक विद्यालय का उद्घाटन किया। तो किस यात्रा के दौरान महात्मा गांधी ने कस्तूरबा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट और ग्राम सेवक विद्यालय का उद्घाटन किया? अगर एग्जाम में पूछे तो चौथी बार की यात्रा सन 1946 में। इन एंशिएंट टाइम आसाम इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ, प्राचीन काल में आसाम किस नाम से भी जाना जाता था? इसका ऑप्शन है ए दिसपुर, बी गुवाहाटी, सी प्रागज्योतिषपुर या डी नॉन ऑफ द एबोव। इसे आप गैस कीजिए और इसका सही आंसर है सी प्रागज्योतिषपुर। प्रागज्योतिषपुर संस्कृत से लिया गया है। प्राग का अर्थ है पूर्व या पूर्वी और ज्योतिष का अर्थ है तारा, ज्योतिष, चमकता पूरा एक शहर। इसका अर्थ है सिटी ऑफ ईस्टर्न लाइट, मतलब पूर्व प्रकाश का शहर, अन्यथा सिटी ऑफ ईस्टर्न एस्ट्रोलॉजी मतलब पूर्वी ज्योतिष का शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स आर इन असम? असम के कितने शासित प्रशासनिक विभाग है? इसका ऑप्शन है ए 1, बी 3, सी 6 या डी 9। इसे आप गेस कीजिए और इसका सही आंसर है बी 3। और ये 3 ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है बोडोलैंड ऑटोनोमस टेरिटोरियल काउंसिल, दिमा हासाओ ऑटोनोमस काउंसिल और कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल। Which is the first book to win साहित्य अकादमी अवार्ड? साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली पहली पुस्तक कौन सा है? इसका ऑप्शन है ए बोनफुल, बी फूलोर माजद बोन, सी फूल पाखी या डी नॉन ऑफ द एबोव। इसे आप गेस कीजिए और इसका सही आंसर है ए बोनफुल। ज्योतिन्द्रनाथ देवरा असमिया के प्रमुख कवियों में से एक है। वे साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाले पहले असमिया थे। 1955 में ज्योतिन्द्रनाथ देवरा को उनकी पुस्तक बनफूल मतलब कविता के लिए प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस वीडियो लेक्चर से हमें पता चलता है कि बनफूल ज्योतिन्द्रनाथ देवरा ने लिखा और जिनको ये बनफूल लिखने के कारण पहली साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कब मिला? 1955 में। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ असम साहित्य सभा वाज हेल्ड एट, असम साहित्य सभा का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? इसका ऑप्शन है ए गुवाहाटी, बी बदरपुर, सी शिवसागर या डी नामरूप। इसे आप गेस कीजिए और इसका सही आंसर है सी शिवसागर। असम साहित्य सभा असम का एक गैर सरकारी गैर लाभकारी साहित्यिक संगठन है। इसकी स्थापना दिसंबर 1917 में असम और असमिया साहित्य की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। सन 1917 में शिवसागर में उद्घाटन समारोह के दौरान असम साहित्य सभा का पहले अध्यक्ष पद्मनाथ गोहाई बरुआ थे। तो अगर एग्जाम में पूछा है कि असम साहित्य सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे तो इसका आंसर होगा पद्मनाथ गोहाई बरुआ। और पहले कहाँ हुई थी? शिवसागर में उद्घाटन हुई थी। और कब हुई थी अगर एग्जाम में पूछे तो सन 1917 में असम साहित्य सभा का पहला बैठक हुई थी। इन which hilltop कामाख्या टेम्पल इज लोकेटेड? कामाख्या मंदिर किस पहाड़ी की चोटी पर स्थित है? इसका ऑप्शन है ए कामाख्या हिल, बी इटाकोली हिल, सी नागा हिल या डी नीलाचल हिल। इसे आप गेस कीजिए। इसका सही आंसर है डी नीलाचल हिल। गुवाहाटी असम में नीलाचल पहाड़ियों में कामाख्या मंदिर तांत्रिक साधनों के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित केंद्र में से एक है। यह सबसे पवित्र शक्तिपीठों में गिना जाता है। भक्तों का मानना है कि नीलाचल पहाड़ी में सती का गर्भ मतलब योनि गिरी थी और इस योनि गर्भ ने एक महिला का रूप धारण किया जिसे देवी कामाख्या कहा जाता है।
Sayyid Abdul Malik won the Sahitya Akademi Award in 1972 for which novels? सैयद अब्दुल मलिक ने किस उपन्यास के लिए 1972 में साहित्य अकादमिक पुरस्कार जीता था? इसका ऑप्शन है ए आत्मार कहानी, बी अघोरी आत्मार कहानी, सी अघोरी कहानी या डी नॉन ऑफ द अबव। इसे आप गेस कीजिए और इसका सही आंसर है बी अघोरी आत्मा कहानी। सैयद अब्दुल मलिक ने 1972 में अपनी उपन्यास अघोरी आत्मा कहानी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता। तो अगर एग्जाम में पूछे कि साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी तो इसका आंसर होगा 1954 और साहित्य अकादमी अवार्ड वर्तमान असमिया भाषा में 1922 में मनोज कुमार गोस्वामी को शॉर्ट स्टोरीज भूल सत्य के कारण और 1921 में आनंद शर्मा पुजारी को याद एखन अरण्यशील उपन्यास के कारण नवाजा गया। अगर एग्जाम में पूछे कि 2022 में साहित्य अकादमी किसे मिला तो इसका आंसर होगा मनोज कुमार गोस्वामी और किस का नोबेल या स्टोरीज के कारण मिला। अगर एग्जाम में पूछे तो इसका आंसर होगा भूल सत्य। और 1921 में अगर पूछे किसे साहित्य अकादमी अवार्ड मिला तो इसका आंसर होगा आनंद शर्मा पुजारी और किसके कारण मिला अगर पूछे तो इसका आंसर होगा याद एखन अरण्यशील उपन्यास के कारण। वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ असम? आसाम के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? इसका ऑप्शन है ए ज्योति प्रसाद अग्रवाला, बी गोपीनाथ बरदलोई, सी जवाहरलाल नेहरू या डी हेमंत विश्व शर्मा। इसे आप गैस कीजिए और इसका सही आंसर है बी गोपीनाथ बरदलोई। गोपीनाथ बरदलोई भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न प्राप्त करने पहले असमिया थे। वे भारत के असम राज्य के पहले मुख्यमंत्री भी थे। उन्हें लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलोई नाम से भी जाना जाता था। 1999 में बरदलोई को मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इस लेक्चर से हमें पता चलता है कि असम के सबसे पहले भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम अगर एग्जाम में पूछे तो इसका आंसर होगा गोपीनाथ बरदलोई। असम के पहले मुख्यमंत्री कौन थे अगर पूछे एग्जाम में तो इसका आंसर होगा गोपीनाथ बरदलोई। गोपीनाथ बरदलोई को किस नाम से जाना जाता था अगर पूछिए तो इसका आंसर होगा लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलोई, लोकप्रिय। दोस्तों ये भी आप याद रख लीजिए कि प्रथम भारत रत्न 1994 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर सीवी रमन और चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी को मिला। Who was the first बैरिस्टर ऑफ असम? असम के पहले बैरिस्टर कौन थे? इसका ऑप्शन है ए आंद्राम बरुआ, बी सत्यनाथ टैगोर, सी भवेंद्रनाथ सैकिया या डी नॉन ऑफ द अबव। इसे आप गेस कीजिए और इसका सही आंसर है ए आंद्राम बरुआ। आंद्राम बरुआ भारत में जिला मजिस्ट्रेट का पद प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। सन 1870 में असम से सिविल सेवा इंडियन सिविल सर्विस के लिए क्वालिफाई करने वाले प्रथम व्यक्ति और भारत से 5वें व्यक्ति थे। सन 1864 में श्री रविंद्रनाथ टैगोर की भाई श्री सत्येंद्रनाथ टैगोर भारत के प्रथम ICS इंडियन सिविल सर्विस अधिकारी बने। तो अगर एग्जाम में पूछे भारत का पहला ICS इंडियन सिविल सर्वेंट कौन थे तो इसका आंसर होगा श्री सत्येंद्रनाथ टैगोर। Which language is used by शंकरदेव to write बोरगीत? शंकरदेव बोरगीत लिखने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया करते थे? इसका ऑप्शन है ए असमीज, बी संस्कृत, सी ब्रजवली या डी पाली। इसे आप गेस कीजिए। इसका सही आंसर है सी ब्रजवली। महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव के बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। आप में से अगर कोई इसे नहीं देखे तो इसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा। इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट गरमपानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड? गरमपानी वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? इसका ऑप्शन है ए नौगांव, बी कार्बी आंगलोंग, सी कामरूप या डी धेमाजी। इसे आप गेस कीजिए और इसका सही आंसर है बी कार्बी आंगलोंग। आसाम के कार्बी आंगलोंग जिले में स्थित गरमपानी वन्यजीव अभयारण्य ऑर्किड के 91 दुर्लभ प्रजातियों का घर है। अभयारण्य का आकार 6.05 वर्ग किलोमीटर है और ये लुप्तप्राय जानवरों, पक्षियों और पेड़ों के लिए एक सुरक्षित घर है। तो अगर एग्जाम में पूछे कि गरमपानी अभयारण्य का एरिया के हिसाब से कितना स्क्वायर है तो इसका आंसर होगा 6.05 वर्ग किलोमीटर। What is the ब्रह्मपुत्र रिवर कॉल्ड इन चाइना? चीन में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? इसका ऑप्शन है ए वालुंग स्वांगफो, बी वहंगपो, सी डेंकू या डी नॉन ऑफ द अबव। इसे आप गेस कीजिए। इसका सही आंसर है ए यार्लुंग
स्वांगफो। यलुंग सांगफो तिब्बत ऑटोनोमस रीजन चीन में स्थित ब्रह्मपुत्र नदी की ऊपरी धारा है। यह तिब्बत की सबसे लंबी और चीन की पांचवी सबसे लंबी नदी है। वो इसके ऊपरी भाग को डेंक्यू जांगबू भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है हॉर्स रिवर। दोस्तों, अगर एग्जाम में पूछे हॉर्स रिवर किसे कहा जाता है तो इसका आंसर होगा डेंक्यू ज्वांगबो। द गुवाहाटी टी ऑक्शन सेंटर was established in the year। गुवाहाटी चाय नीलम केंद्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका ऑप्शन है ए 1870, बी 1780, सी 1970 या डी 1890। इसे आप गैस कीजिए और इसका सही आंसर है सी 1970। 25 सितंबर 1970 गुवाहाटी चाय निलंबित केंद्र मतलब गुवाहाटी टी ऑक्शन सेंटर की स्थापना हुई। आसाम शेयर इट्स बॉर्डर विथ हाउ मेनी कंट्रीज? आसाम कितने देशों के साथ अपनी सीमा साझा करती है? इसका ऑप्शन है ए 1, बी 2, सी 3 या डी 4। इसे आप गेस कीजिए और इसका सही आंसर है बी 2। आसाम भूटान और बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करती है। नामबोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट? नामबोर वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? इसका ऑप्शन है ए शिवसागर, बी बाजाली, सी माजुली या डी कार्बी आंगलोंग। इसे आप गेस कीजिए और इसका सही आंसर है डी कार्बी आंगलोंग। नामबोर वन्यजीव अभयारण्य भारत में असम के कार्बी आंगलोंग जिले में स्थित एक संरक्षित क्षेत्र है। यह वन्यजीव अभयारण्य 37 स्क्वायर किलोमीटर से के क्षेत्र में फैला हुआ है। तो याद रखिए, अगर एग्जाम में पूछे ये इसका स्क्वायर फीट कितना है ये एरिया के हिसाब से, तो ये होगा 37 स्क्वायर किलोमीटर। क्षेत्र को 27 जुलाई 2000 को एक अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया था। तो अगर पूछे कि कब इसे अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया था तो इसका आंसर होगा 27 जुलाई 2000। यह गोलाघाट जिले से 25 किलोमीटर और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से 65 किलोमीटर दूर स्थित है। Which इंडियन रिवर इज नोन एज रेड रिवर? किस भारतीय नदी को लाल नदी के रूप में जाना जाता है? इसका ऑप्शन है ए गंगा, बी यमुना, सी ब्रह्मपुत्र या डी लूनी। इसे आप गेस कीजिए और इसका सही आंसर है सी ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र एक ट्रांसबाउंडरी नदी है जो तिब्बत, पूर्वोत्तर भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरती है। यह तिब्बती में वर्लुंग स्वांगफो, अरुणाचल में सियांग या दिहांग नदी, असम में लोहित और बांग्लादेश में यमुना के नदी के नाम से जाना जाता है। यह डिस्चार्ज के हिसाब से दुनिया का 9वीं सबसे बड़ी और 15वीं सबसे लंबी नदी है। तो अगर एग्जाम में पूछे ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल में क्या पूछा जाता है तो इसका आंसर होगा सियांग या दिहांग। अगर असम में इसका नाम क्या है लोहित, बांग्लादेश में इसका क्या नाम है ब्रह्मपुत्र नदी का? अगर एग्जाम में पूछे तो इसका नाम होगा यमुना। तिब्बत में अगर एग्जाम में पूछे तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है तो इसका आंसर होगा यरलुंग स्वांगफो। ये सब भी आप याद कर लीजिएगा। Which festival is known as the Festival of 100 Drums? किस त्योहार को 100 ड्राम के त्योहार कहा जाता है? इसका ऑप्शन है ए बिहू, बी हॉर्नबिल फेस्टिवल, सी वंगला फेस्टिवल या डी चिराई ओबा फेस्टिवल। इसे आप गेस कीजिए और इसका सही आंसर है सी वंगला फेस्टिवल। 100 ड्राम फेस्टिवल के रूप में भी जाने जाने वाला वंगला फेस्टिवल वो अवसर होता है जब आदिवासी अपने मुख्य देवता शिलजोंग मतलब सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए ड्रम बजाते हैं। ये उत्सव मेघालय भारत के गारो जनजाति के बीच से सबसे लोकप्रिय त्यौहार है। तो अगर एग्जाम में पूछे 100 ड्रम फेस्टिवल किस जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला फेस्टिवल है तो इसका आंसर होगा गारो जनजाति। और ये कहाँ पर मनाया जाता है अगर एग्जाम में पूछे तो ये मेघालय भारत में मनाया जाने वाला उत्सव है। ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड इंडस्ट्रीज लोकेटेड एट? ब्रह्मपुत्र क्रैकर और पॉलीमर लिमिटेड उद्योग कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन है ए लापेटकाटा, बी चौराईदेव, सी मानकाछार या डी बाजाली। इसे आप गेस कीजिए और इसका सही आंसर है ए लापेटकाटा। ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड एक सार्वजनिक क्षेत्र है का उपक्रम है जो लापेटकाटा डिब्रूगढ़ शहर असम भारत में स्थित है। Who is also known as the गितिकोपी ऑफ असम? आसाम का गितिकोपी किसे कहा जाता है? इसका ऑप्शन है ए भूपेंद्र नाथ सैकिया, बी होमेन बोरगोहाई, सी पार्वती प्रसाद बरुआ या डी सैयद अब्दुल मलिक। इसे आप गेस कीजिए
और इसका सही आंसर है सी पार्वती प्रसाद बरुआ। पार्वती प्रसाद बरुआ का जन्म 19 अगस्त 1904 को आसाम के शिवसागर में हुआ था। वो एक कवि, गीतकार और नाट्यकार थे। वे असमिया सिनेमा के शुरुआती अग्रणी फिल्म निर्माताओं में से एक है। उन्हें गीति को भी असम के गीतात्मक कवि के रूप में भी जाना जाता है। Which is the India's first district that is river island? भारत का पहला जिला कौन सा है जो एक नदी द्वीप है? इसका ऑप्शन है ए भवानी आइलैंड, बी माजुली आइलैंड, सी नौकानम रिवर आइलैंड या डी दीवार आइलैंड। इसे आप गेस कीजिए और इसका सही आंसर है बी माजुली आइलैंड, माजुली डिस्ट्रिक्ट असम। माजुली जिला दुनिया का सबसे बड़ा नदी है जो पूर्वोत्तर असम में ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर स्थित है। दोस्तों, अगर आपको मेरा पढ़ना अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी सीखने का मौका मिले। Which चुतिया किंग एस्टेब्लिश सदिया एज द कैपिटल ऑफ चुतिया किंगडम? किस चुतिया राजा ने सदिया को चुतिया साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? इसका ऑप्शन है ए बीरपाल, बी रत्न ध्वज पाल, सी रणदीप पाल या डी सत्यजीत पाल। इसे आप गेस कीजिए और इसका आंसर है बी रत्नध्वज पाल। सन 1197 में चुतिया साम्राज्य बीरपाल द्वारा स्थापित एक राज्य था। बीरपाल उन कई चुतिया राजाओं में से एक है जिन्होंने वर्तमान ऊपरी असम और अरुणाचल प्रदेश पर शासन किया था। रत्नध्वज पाल बीरपाल के पुत्र और 13वीं शताब्दी में चुतिया साम्राज्य के दूसरे शासक थे। 1224 में उन्होंने राज्य की राजधानी स्वर्गगिरी से रत्नापुर, वर्तमान माजुली और बाद में 1248 के अवसर पर पूर्वोत्तर सदिया में स्थानांतरित किया था। तो अगर एग्जाम में पूछे रत्नध्वज पाल कौन थे, वह बीरपाल के पुत्र और 13वीं शताब्दी के राजा थे। और अगर एग्जाम में पूछे चुतिया किंगडम की स्थापना किसने की, तो इसका आंसर होगा बीरपाल। और इसका दूसरी राजधानी अगर पूछे तो इसका आंसर होगा रत्नापुर, जिसे रत्नध्वज पाल ने 1224 में स्थानांतरित किया। रैम स्टैंड फोर, रैम का अर्थ क्या है? इसका ऑप्शन है ए रेडी एक्सेस मेमोरी, बी राइट एक्सेस मेमोरी, सी रैंडम एक्सेस मेमोरी या डी नॉन ऑफ द अबव। इसे आप गेस कीजिए और इसका सही आंसर है सी रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर अवेयरनेस के ऊपर एक सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। आप में से अगर कोई इसे नहीं देखे तो इसका लिंक मैं ऊपर आई बटन पर दे दूंगा। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम शेयर इज बॉर्डर विद बांग्लादेश? आसाम के कितने जिले बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करती है? तो इसका ऑप्शन है ए 4, बी 5, सी 6 या डी 7। इसे आप गेस कीजिए और इसका सही आंसर है ए 4। असम 4 जिले बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करती है। वो 4 जिले जैसे करीमगंज, कछार, धुबरी और दक्षिण शालमारा मानकछार। इन व्हिच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट द जोनबिल मेला हेल्ड एवरी ईयर? किस जिले में हर साल जोनबिल मेला आयोजित किया जाता है? इसका ऑप्शन है ए जागीरोड, बी नौगांव, सी मोरीगांव या डी होजा। इसे आप गेस कीजिए और इसका सही आंसर है सी मोरीगांव। जोनबिल मेला एक 3 दिवसीय वार्षिक स्वदेशी तीवा समुदाय मेला है जो माघ बिहू के सप्ताह में एक ऐतिहासिक स्थान पर आयोजित किया जाता है, जिसे जोनबिल में दयांग बेलगुरी के नाम से भी जाना जाता है। यह असम के मरीगांव जिले के जागीरोड से 3 किलोमीटर और गुवाहाटी से 65 किलोमीटर दूर स्थापित है। तो अगर पूछे जोनबिल मेला किस समुदाय का मेला है, तो ये तीबा सामुदायिक मेला है। When was Assam territory first separate from Bengal? आसाम क्षेत्र को पहली बार बंगाल से कब अलग किया गया था? इसका ऑप्शन है ए 1874, बी 1784, सी 1878 या डी 1778। इसे आप गेस कीजिए और इसका सही आंसर है ए 1874। 2 फरवरी 1874 में आसाम को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया था और ग्वालपारा, काछार, सिलट, गारो खासी और जयंतिया हिल, लूसाई और नागा हिल को मिलाकर एक चीफ कमिश्नर प्रोविंस में अपग्रेड कर दिया गया था। 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था। पूर्वी बंगाल और असम को मिलाकर एक प्रांत जिसका राजधानी ढाका किया गया और पश्चिम बंगाल को राजधानी कोलकाता के साथ बनाया गया था। सन 1905 में बंगाल विभाजन के खिलाफ एक बड़ी आंदोलन हुआ था। Which अहोम क्वीन बिल्ड द शिवडोल इन शिवसागर? शिवसागर में किस अहोम रानी ने शिवदोल की निर्माण किया था? इसका ऑप्शन है ए बनिकंत
काकोती, बी अंबिका कुंवरी, सी आइमी बुरुआ या डी नॉन ऑफ द एबव। इसे आप गेस कीजिए और इसका सही आंसर है बी अंबिका कुंवरी। शिवसागर टैंक के बगल में स्थित शिवडोल का निर्माण 1734 में अहोम राजा स्वर्गदेव सिन्हा की रानी अंबिका कुंवरी ने करवाया था। ऐसा माना जाता है कि यह भारत का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है, जिसकी ऊंचाई 104 फीट और परिधि 195 फीट है और जिसकी शीर्ष पर 8 फुट ऊंचा गोल्डन डोम है। When was the Indian Constitution adopted? भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? इसका ऑप्शन है ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950 या सी 26 नवंबर 1949 या डी 30 जनवरी 1948। इसे आप गेस कीजिए और इसका सही आंसर है सी 26 नवंबर 1949। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 में इसे लागू किया गया था। Who is known as the लुईत कुंवर ऑफ असम? आसाम का लुईत कुंवर किसे कहा जाता है? इसका ऑप्शन है ए रुद्र बरुआ, बी होमेन बोरगोहाई, सी हेम बरुआ या डी भवेंद्र नाथ सैकिया। इसे आप गेस कीजिए और इसका सही आंसर ए रुद्र बरुआ। लुईत कुंवर रुद्र बरुआ असम के अग्रणी संगीत अग्रदूतों में से एक है। वे एक अभिनेता, गीतकार, गायक और संगीतकार थे। इन भूपेन हजारिका वॉज अवॉर्डेड विद दादा साहेब फाल्के अवार्ड। भूपेन हजारिका को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कब प्रदान किया गया था? इसका ऑप्शन है ए 1991, बी 1992, सी 1993 या डी 1994। इसे आप गेस कीजिए और इसका सही आंसर है बी 1994। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। अगर आप अब तक इसे सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अप टू डेट इंफॉर्मेशन मिलता रहे। हु डायरेक्टेड द असमीज फिल्म शकुंतला? असमिया फिल्म शकुंतला का निर्देशित किसने किया? इसका ऑप्शन है ए लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ, बी भवेंद्र नाथ सैकिया, सी भूपेन हजारिका या डी शहीद अब्दुल मलिक। इसे आप गेस कीजिए और इसका सही आंसर है सी डॉक्टर भूपेन हजारिका। शकुंतला को 24 नवंबर 1961 को रिलीज किया गया था। कामरूप चित्र के बैनर के में निर्मित इस फीचर फिल्म के निर्देशक डॉक्टर भूपेन हजारिका ने किया था। सन 1962 में 9वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में असमिया फिल्म शकुंतला को असमिया में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रपति द्वारा रजत पदक से सम्मानित किया गया था। One was the first capital of चुतिया किंगडम। चुतिया साम्राज्य की पहली राजधानी कौन सी थी? इसका ऑप्शन है ए रत्नपुर, बी स्वर्णगिरी, सी शिवपुर या डी नॉन ऑफ द अबव। इसे आप गैस कीजिए और इसका सही आंसर है बी स्वर्णगिरी। चुतिया साम्राज्य की पहली राजधानी स्वर्णगिरी और रत्नपुर चुतिया साम्राज्य की दूसरी राजधानी थी। आज का क्लास मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। आगे का वीडियो आपको नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगा। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगे तो इसे शेयर करके दूसरों को सीखने का मौका दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।